हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ डिसमिसल ड्यू टू ग्रॉस मिसकंडक्ट हाउ मस्ट द एम्प्लॉयर कम्युनिकेट द डिनाइल ऑफ बेनिफिट्स। अगर किसी महिला ने मिसकंडक्ट कर दिया, ग्रॉस मिसकंडक्ट किया और उसके कारण उसका डिसमिसल हो रहा है, तो उसको एम्प्लॉयर उसको कैसे कम्युनिकेट करेगा, इसमें पूछा है, तो द्वारा कम्युनिकेट करेगा। The employer must issue a written order if he want to deprive the woman of benefit due to gross misconduct। तो यहाँ पे यही दिया है कि वो अगर डिप्राइव कर रहा है उसके बेनिफिट से उसको, तो उसको रिटर्न ऑर्डर में बताना होगा। विद इन हाउ मेनी डेज कैन विमेन अपील अगेंस्ट डिसमिसल और डिनाइल ऑफ बेनिफिट अंडर सेक्शन 12। अब अगर उसका बेनिफिट को डिनाइल कर रहे हैं या डिसमिसल कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में विमेन कितने दिन में अपील कर सकती है, ये सेक्शन 12 के अंतर्गत पूछा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में सेक्शन 12 में दिया है, तो 60 डेज के अंतर्गत वो अपील कर सकती है। अंडर सेक्शन 12 सबसेक्शन 2B, अ वुमेन में अपील विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ शी इज इन्फॉर्म्ड ऑफ डिसमिसल। तो जिस दिन से उसको इन्फॉर्म हुआ है उस दिन से 60 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकती है सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है whose decision is final in case of appeal under section 12 सबसेक्शन 2B। अब अपील की गई है तो यहाँ पे जो डिसीजन होगा वो किसका होगा, मतलब जो फाइनल होगा वो प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, जो भी अथॉरिटी बोला गया है उस अथॉरिटी का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा। अंडर सेक्शन 13 कैन एम्प्लॉयर डिडक्ट विमेन्स वेजेस फॉर नर्सिंग ब्रेक्स और लाइट वर्क असाइन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो यहाँ पूछा है कि जैसे जो उसको नर्सिंग ब्रेक मिलेगा है ना बीच बीच में, ठीक है, और जो भी लाइट वर्क कर जो उसको असाइन किया गया तो उसके कारण क्या उसके वेजेस का डिडक्ट किया जा सकता है, एम्प्लॉयर कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता है। नो डिडक्शन इज नॉट अलाउड। तो सेक्शन 13 इसको मना करता है कि कोई भी डिडक्शन नहीं किया जाएगा अगर नर्सिंग ब्रेक वगैरह लेती है अगर विमेन बार, और लाइट वर्क असाइन किया गया है उसको प्रेगनेंसी, तो इसके कारण उसके वेजेस डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। एज पर सेक्शन 13 नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम अ विमेन डेली वेजेस फॉर लाइट ड्यूटी असाइन अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 और नर्सिंग ब्रेक अंडर सेक्शन 11। तो ये अगर दिया जा रहा है तो इसके लिए कटौती नहीं होगी। हु अपॉइंट्स इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब जो इंस्पेक्टर की नियुक्ति की जाएगी जो जांच पड़ताल करें ना, तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसको अपॉइंट करेगी। अंडर सेक्शन 14 द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट में अपॉइंट इंस्पेक्टर थ्रू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड डिफाइन देयर एरिया ऑफ जुरिडिक्शन। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करेगी काम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर ऑफ एन इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 में क्या बोला गया है, क्या दी है, पावर दी है इंस्पेक्टर की, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सी नहीं है। ठीक है, तो क्या क्या है, इंटर एनी प्रीमाइसेस एट रीजनेबल टाइम, तो वो किसी भी प्रीमाइसेस में इंटर हो सकता है। एग्जामाइन पर्सन वर्किंग इन द प्रीमाइसेस, जो भी व्यक्ति काम कर रहा है उससे पूछताछ कर सकता है। कंपेल अ पर्सन टू सेल्फ इंक्रीमेंट, ये नहीं कर सकता है, किसी को भी अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं कर सकता है। टेक कॉपीज ऑफ रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर, तो ये सब काम वो कर सकता है। तो सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, एस्टेब्लिशमेंट में इंटर कर सकता है, रिकॉर्ड्स और पीपल्स को एग्जामाइन पूछताछ करना, जांच पड़ताल कर सकता है, कॉपी ले सकता है रिकॉर्ड की, है ना, और किसी एम्प्लॉय की डिटेल मांग सकता है, लेकिन वो किसी को भी अपने खिलाफ एविडेंस देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अंडर विच सेक्शन इज एन इंस्पेक्टर कंसिडर अ पब्लिक सर्वेंट। तो ये जो इंस्पेक्टर है इसको पब्लिक सर्वेंट ही बोला गया है। किस सेक्शन के तहत बोला गया, सेक्शन 16। तो सेक्शन 16 में बोला गया है कि एवरी इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कंसिडर अ पब्लिक सर्वेंट अंडर सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी। इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 21 के तहत जो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन दी है उसी के अंदर कंसिडर किया गया है इंस्पेक्टर को, ये ऐसा सेक्शन 16 में बताया गया है। व्हाट इज द वन ऑफ ड्यूटीज ऑफ द इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 15। तो इसमें से कौन सी ड्यूटी है इंस्पेक्टर की, तो डिसाइड मैटरनिटी लीव डिस्प्यूट्स, नहीं ये नहीं है ना, वो डिसाइड नहीं कर सकता, ये प्रॉपर अथॉरिटी जो होगी वो डिसाइड करेगी।
तो ये नहीं है। रजिस्टर द विमेन वर्कर्स, तो वर्कर्स का जो है उनका रजिस्ट्रेशन करना है विमेन का, ये भी उसका काम नहीं। एग्जामाइन, रजिस्टर, रिकॉर्ड एंड इंश्योर कंप्लायंस, ये चीज़ चेक करना है कि सारा प्रॉपर कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड रजिस्टर रखे जा रहे हैं कि नहीं। फाइल क्रिमिनल कंप्लेंट, तो ये भी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन 17 हु कैन फाइल अ कंप्लेंट टू द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर को कौन शिकायत दर्ज कर सकता है, मतलब कौन कर सकता है, तो यहाँ पे जो शिकायत कर सकता है ओनली द एम्प्लॉयर, नहीं। विमेन हु इज डिनाइड मैटरनिटी बेनिफिट, हाँ ये कर सकते। एनी पर्सन क्लेमिंग पेमेंट अंडर सेक्शन 7, तो ये दोनों जो हैं क्लेम कर सकते थे, राइट ऑप्शन डी। Section 17 subsection 1 allows a woman claiming maternity benefit or any other amount under the act, तो ऐसी women जो claim कर रही है maternity benefit के लिए वो यहाँ पे शिकायत कर सकती है। A person claiming payment due under section 7 to take a complaint to the inspector, और जो section 7 के तहत payment due जो है उसके लिए claim कर रहा है तो वो person भी यहाँ पे इंस्पेक्टर को कंप्लेन कर सकते हैं। व्हाट कैन द इंस्पेक्टर डू इफ पेमेंट इज फाउंड टू बी रॉन्गफुली विथहेल्ड, सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, अगर किसी का पेमेंट रॉन्गफुली रोका गया है ना, तो फिर यहाँ पे इंस्पेक्टर क्या कर सकता है, तो डायरेक्ट कर सकता है द पेमेंट टू बी मेड, जो भी उसको भुगतान करना है उसको देने के लिए वो आदेश दे सकता है। तो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2A, इफ द इंस्पेक्टर इज सेटिस्फाइड दैट द पेमेंट हैज बीन रॉन्गफुली विथहेल्ड ही मे डायरेक्ट द एम्प्लॉयर टू मेक द पेमेंट, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयर को बोलेगा कि पेमेंट करें। विद इन हाउ मेनी डेज कैन एन अपील बी मेड अगेंस्ट द इंस्पेक्टर डिसीजन अंडर सेक्शन 17 में जो इंस्पेक्टर ने डिसीजन दिया है उसके अगेंस्ट में अगर अपील करना है तो कितने दिनों में करना है, तो 30 डेज के अंतर्गत अपील की जा सकती है, ठीक है। तो अभी हमने एक और प्रोविजन जो देखा था कि विमेन कब कंप्लेंट कितने टाइम पीरियड में, मतलब जो प्रॉपर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी ने डिसीजन दिया है तो उसके खिलाफ अपील कर सकती है। एम्प्लॉयर ने जो डिनायल करा है उसका मैटरनिटी बेनिफिट, उसके उस डिनायल से कितने, तो उसको जब इन्फॉर्म किया गया उससे 60 दिन के अंतर्गत वो अपील कर सकती है। और यहाँ पे अगर इंस्पेक्टर को अगर कोई क्लेम किया गया था, कंप्लेंट की गई थी और उन्होंने जो डिसीजन दिया इंस्पेक्टर ने, तो यहाँ पे फिर अपील कितने दिन में होगी, तो वो 30 डेज में होगी। एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3, एनी एग्रीड पर्सन में फाइल एन अपील टू द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी विद इन 30 डेज ऑफ द इंस्पेक्टर्स डिसीजन, इंस्पेक्टर डिसीजन से 30 दिन के अंतर्गत। व्हाट हैपन इफ ए विमेन वर्क्स ड्यूरिंग हर ऑथराइज मैटरनिटी लीव, अगर कोई उसको जो छुट्टियां हैं मैटरनिटी लीव जो दे रखी है ना, और उस दौरान भी वो काम कर रही है, तो फिर क्या होगा, सेक्शन 18 के तहत पूछा गया, तो शी फॉरफिट्स मैटरनिटी बेनिफिट फॉर द पीरियड, तो वो उस अवधि के मातृत्व लाभ से वंचित हो जाती है। अगर उसको छुट्टी दे रखी है और फिर भी काम कर रही है तो फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 18, इफ अ वुमन वर्क्स ड्यूरिंग द पीरियड शी इज सपोज टू बी मैटरनिटी लीव एज पर सेक्शन 6, शी लॉसेज द मैटरनिटी बेनिफिट फॉर दैट पीरियड, तो वो उस पीरियड के लिए अपना मैटरनिटी बेनिफिट से वंचित कर दी जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19, व्हाट मस्ट एवरी एम्प्लॉयर डू इन रिलेशन टू दिस एक्ट, मतलब एम्प्लॉयर को इस एक्ट के लिए क्या करना चाहिए, तो डिस्प्ले एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एक्ट एंड रूल्स, तो इसके जो सारांश है ना, रूल्स वगैरह और जो नियम है उसको एक्ट के जो है उसका डिस्प्ले, एक मतलब सारांश को एक डिस्प्ले करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। सेक्शन 19 में बोला है एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द एक्ट एंड रूल्स इन अ लोकल लैंग्वेज मस्ट बी डिस्प्ले इन अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द एस्टेब्लिशमेंट, तो ऐसे प्रमुख स्थान पे लगाना होगा कि जो लोग देख सके, मतलब पता पड़े कि हाँ ये रूल्स यहाँ अप्लाई है, यहाँ पर ये भी दिया जाता है, मैटरनिटी बेनिफिट अप्लाई है, तो इसके बारे में से इन्फॉर्मेशन देनी होगी। व्हाट काइंड ऑफ रिकॉर्ड्स मस्ट एन एम्प्लॉयर मेंटेन अंडर सेक्शन 20, तो एम्प्लॉयर को किस प्रकार के रिकॉर्ड्स रखने होंगे सेक्शन 20 के तहत, तो उनको रजिस्टर, रिकॉर्ड और मस्टर रोल्स ये सब रखना होंगे। तो सेक्शन 20 मैंडेट्स करता है एवरी एम्प्लॉयर टू मेंटेन रजिस्टर, रिकॉर्ड्स एंड मस्टर रोल्स इन ए प्रिस्क्राइब मैनर, तो उसको ये पूरा रखना पड़ेगा। फिर अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट फॉर एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू पे मैटरनिटी बेनिफिट और डिसमिसेज अ वुमेन ड्यू टू मैटरनिटी लीव,
तो यहाँ पे ये पूछा सेक्शन 21 में पनिशमेंट का प्रावधान दिया है कि मिनिमम पनिशमेंट क्या है अगर एम्प्लॉयर क्या करता है कि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं दे रहा है, पे नहीं कर रहा है, या वुमेन को मैटरनिटी बेनिफिट के दौरान डिसमिस कर दिया जाता है ना, मतलब उसको निकाल देता है, तो फिर उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। तो उसको पनिशमेंट मिलेगा इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 3 मंथ, 3 महीने से कम की जेल नहीं होगी, मतलब ज़्यादा कितनी भी हो सकती है। सेक्शन 21 सबसेक्शन 1 बोलता है प्रोवाइड दैट इफ एन employer fails to pay maternity benefit or dismisses a woman on account of her absence due to maternity, अगर वो maternity के टाइम पे absent है और इस कारण उसको बाहर कर दिया है या बेनिफिट नहीं दे रहा, he is liable for a minimum of 3 months imprisonment extend to 1 year। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने और मैक्सिमम कितना बोला है, मतलब मिनिमम जो है अपना वो 3 मंथ्स है और मैक्सिमम जो बोल दिया है वो 1 साल की इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ठीक है, और 2000 से 5000 तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अंडर सेक्शन 21 सबसेक्शन 2 इफ नो स्पेसिफिक पेनल्टी इज प्रोवाइडेड फॉर अ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट व्हाट इज द जनरल पेनल्टी, अगर कोई एक्ट ऐसा किया है जिसके लिए कोई विशिष्ट इसमें प्रोविजन दे नहीं रखा है, एक्ट में कहीं लिखा नहीं है कि कितनी सजा होनी है, तो फिर उसको जनरली कितनी सजा दी जाएगी, तो उसको जो सजा दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5000 और बोथ ये दिया जा सकता है। According to the proviso in section 21 subsection 2 what happen if maternity benefit is still unpaid, अब जो बेनिफिट देना था अभी तक दिया नहीं, अनपेड है, तो फिर क्या होगा, तो क्या होगा कि कोर्ट विल रिकवर इट एज इफ इट वर अ फाइन, तो उसको इस तरीके से कोर्ट रिकवर करेगा जैसे ये फाइन है। So, as per the proviso to section 21 subsection 2, if the maternity benefit or amount is still not recovered, the court shall recover it as if it were a fine and pay it to the women, और फिर वो women को pay कर देगा। Under section 22, what is the punishment for obstructing the inspector or not producing record, अगर क्या है कि इंस्पेक्टर जब वो जांच पड़ताल कर रहा है, एग्जामाइन कर रहा है, तो उसको उसके काम करने में रोक रहे हैं या फिर वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, जो रिकॉर्ड उसको चाहिए वो प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, तो फिर क्या होगा, तो यहाँ इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर और फाइन अप टू 5000 और बोथ लगाया जा सकता है। ठीक है, सेक्शन 22 ये मेंशन करता है। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 23 रिगार्डिंग एन ऑफेंस अंडर द एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 23 के अंतर्गत कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है अगर कोई ऑफेंस हो रहा है उससे रिलेटेड, तो एग्रीड पर्सन मतलब एग्रीड वीमेन, ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटेटिव, एनजीओ और इंस्पेक्टर, इनमें से कोई भी कंप्लेंट कर सकता है किसी अगर कोई एक्ट के तहत ऑफेंस हो रहा है। तो सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 इसके बारे में मेंशन करती है कि कंप्लेंट कैन बी मेड बाय एन एग्रीड वुमेन एन ऑफिस बेयरर ऑफ अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, अ रजिस्टर्ड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्पेक्टर, ये फाइल कर सकते हैं। व्हाट इज द टाइम लिमिट टू फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 23(1) सबसेक्शन 1, तो कितने टाइम पीरियड में कंप्लेंट कर देनी होगी, तो 1 साल के अंतर्गत करना होगा। सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 द कंप्लेंट मस्ट बी फाइल्ड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ द अलेज्ड ऑफेंस, जब वो ऑफेंस किया गया है उससे 1 साल के अंतर्गत कंप्लेंट हो जानी चाहिए। विच कोर्ट हैज जुडिक्शन टू ट्राई ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, सेक्शन 23 के अंतर्गत पूछा गया है कि अगर कोई ऑफेंस होता है उसका ट्रायल होगा तो कौन से कोर्ट को जुडिक्शन दिया गया है, तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास जो है ये कोर्ट इसको कॉग्निजेंस लेगा। तो सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 स्टेट दैट नो कोर्ट inferior to a metropolitan magistrate or magistrate of the first class shall try an offence under the act। ठीक है, इससे नीचे का कोई वो जो कोर्ट है वो नहीं एंटरटेन करेगा, ये या से ऊपर के हो सकते हैं। ठीक है, व्हाट डज सेक्शन 24 इंश्योर, तो सेक्शन 24 में किस बारे में बताया गया है, तो ये प्रोटेक्शन फॉर एक्शन डन इन गुड फेथ, तो यहाँ पे ये जो भी अगर गुड फेथ में अगर कोई एक्शन लिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे पर्सन से जो ऑफिसर वगैरह हैं उन पर कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी, मतलब सद्भावना में उन्होंने कार्य किया है, एक्ट को फॉलो करने के हिसाब से ही काम किया है, लेकिन अगर कुछ वायलेशन हो जाता है तो वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उन्हें मतलब लीगल प्रोसीडिंग उनके अगेंस्ट नहीं की जाएगी। अंडर सेक्शन 24 नो लीगल प्रोसीडिंग shall lie against anyone who has done or intended to any act in good faith under this act or its rule, अगर इसने गुड फेथ में काम किया है तो उसके विरुद्ध लीगल प्रोसीडिंग नहीं की जाएगी। Under Section 25 of the Maternity Benefit Act, who can give direction to the state government?
स्टेट गवर्नमेंट को कौन डायरेक्शन दे सकता है सेक्शन 25 के अकॉर्डिंग, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है। मतलब कुछ भी डायरेक्शन देना है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये एक्सप्लेनेशन 25 सेक्शन 25 में बोला है, एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव नेसेसरी डायरेक्शन टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो डायरेक्शन दे सकती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 व्हाट कंडीशन अलाउज एग्जाम्पशन और एस्टेब्लिश, है ना। तो 20 किन एस्टेब्लिशमेंट को छूट दी गई इस एक्ट से, तो व्हेन एस्टेब्लिशमेंट गिव्स बेनिफिट नॉट लेस देन फेवरेबल देन एक्ट, जब संस्था अधिनियम से कम नहीं बल्कि बेहतर लाभ देती है तो वहां पर फिर ये इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मतलब सेक्शन 26 ये बोलता है कि ऐसा एस्टेब्लिशमेंट उनको एग्जाम्पशन दी गई जो बेहतर कंडीशन दे रही है ना, तो वहाँ पे फिर इस एक्ट को लागू करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ अ विमन हैज मोर फेवरेबल मैटरनिटी बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट देन द एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में ज़्यादा अच्छा उसको वो दिया जा रहा है बेनिफिट, तो फिर क्या होगा, तो वो ये शी विल कंटिन्यू टू एंजॉय मोर फेवरेबल, तो वो जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं उसी को वो कंटिन्यू कर सकती है सेक्शन 27 के अकॉर्डिंग। अंडर सेक्शन 28 हु हैज़ द पावर टू मेक रूल फॉर द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो इस एक्ट के लिए रूल्स कौन बना सकता है ना, किसके पास पावर है, तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास है। मतलब सेक्शन 28 क्या बोलता है कि ना अगर सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल रूल बनाएगा, स्टेट से रिलेटेड है तो स्टेट रूल यहाँ पे बनाएगी। ठीक है, फिर विच लॉ वर रिपील्ड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। अब जब यह एक्ट अप्लाई हुआ सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, तो कौन सा एक्ट जो है वो रिपील कर दिया गया था, तो माइंस मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1941 और बॉम्बे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1929, ये दोनों को रिपील कर दिया गया था। तो दोनों आंसर ए एंड बी सही है। चलिए, आज ये हमारा एक्ट यहाँ खत्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।